सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आदर्श सिंह। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर के बारे में। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और फुल एंजॉयमेंट के साथ कहानी सुनते हैं। तो शुरू करते हैं। मुझ जैसे के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है, न केवल इसलिए कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, अपितु इसलिए भी क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि मैं न तो स्वयं तथा न ही कोई और व्यक्ति 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों में रुचि रखेगा। ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है। मैं लिखना चाहती हूँ तथा मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता अपने हृदय से सभी चीजें बाहर निकालने की है। कागज में मनुष्यों से अधिक सहनशीलता है। मैंने इस कथन के बारे में उन दिनों सोचा जब मैं थोड़ी सी उदासी अनुभव कर रही थी तथा अपने हाथों में अपनी ठोड़ी को पकड़े हुए घर पर बैठी थी, उदास, शक्तिहीन तथा यह सोचती हुई कि क्या मुझे घर रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। अंत में जहाँ थी वहीं पर सोचते हुए बैठी रही। हाँ, कागज में तो अधिक सहनशीलता है ही, क्योंकि मेरी योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी इस सख्त जिल्द वाली कॉपी, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, पढ़े जब तक कि मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिलता। इससे शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब मैं फिर उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी रखने की प्रेरणा दी थी। मेरा कोई मित्र नहीं है। मैं और स्पष्ट से कह दूं, क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्षीय लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है, तथा मैं हूँ भी नहीं। मेरे प्रिय माता पिता हैं, 16 वर्षीय बहन है तथा लगभग 30 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। मेरा परिवार है, प्रिय चाचियाँ हैं तथा एक अच्छा घर है। नहीं, ऊपर से तो लगता है कि मेरे पास सभी कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के। मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अतिरिक्त किसी और बात के बारे में नहीं सोच सकती। हम और नजदीक आते प्रतीत नहीं होते, तब यही एक समस्या है। हो सकता है कि यह मेरा दोष है कि हम एक दूसरे को अपने भेद नहीं बता सकते। फिर भी ऐसी ही स्थिति है तथा दुर्भाग्यवश यह बदल नहीं सकती। यही कारण है कि मैंने डायरी आरंभ की है। अपनी कल्पना में इस चिर प्रतीक्षित मित्र के चित्त को बढ़ाने के लिए मैं इस प्रकार के तथ्यों को लिखना नहीं चाहती जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र बने और मैं इस मित्र को किट्टी पुकारूंगी। किसी को भी यदि मैं तुरंत कहना चाहूँ, किट्टी को सुनाई गई कहानियों का एक भी शब्द समझ नहीं आएगा। मैं न चाहते हुए भी चाहूंगी कि अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण प्रदान करूँ। मेरे पिता ने, जिन्हें मैंने सबसे अधिक पूजनीय पाया है, मेरी माता से तब तक विवाह नहीं किया जब तक कि उनकी आयु 36 वर्ष की तथा माता की आयु 25 वर्ष की नहीं हो गई। मेरी बहन मार्गोट का जन्म जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। मैं 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही। मेरे पिता 1933 में हॉलैंड जाकर बस गए। मेरी माता एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उनके साथ रहने के लिए सितंबर में गई, जबकि मार्गोट तथा मैं अपनी दादी माँ के साथ रहने आंचल चली गई। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई तथा मैं उसके पीछे पीछे फरवरी में उस समय चली गई जबकि मुझे मार्गोट के लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में मेज पर रख दिया गया। मैंने तुरंत मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई आरम्भ कर दी। वहाँ मैं 6 वर्ष की आयु तक रही, जिस समय मैंने प्रथम कक्षा की पढ़ाई आरम्भ की। छठी कक्षा में मेरी अध्यापिका, मुख्याध्यापिका श्रीमती क्यूपस थी। वर्ष के अंत में जब हमने हृदय को तोड़ने वाली अलविदा कही, उस समय हम दोनों की आंखों में आंसू थे। 1941 की ग्रीष्म ऋतु में दादी माँ बीमार हुई तथा उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए मेरा जन्म दिवस बिना उत्सव के गुजरा। दादी माँ की मृत्यु जनवरी 1942 में हुई। कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ तथा अब भी उन्हें प्रेम करती हूँ। 1942 में यह जन्म दिवस उत्सव दूसरे की क्षतिपूर्ति के आशय से मनाया गया तथा दूसरी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई। हम चारों का स्वास्थ्य अभी भी अच्छा है तथा इसके साथ मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ तथा अपनी डायरी के प्रति पवित्र समर्पण पर। हमारी पूरी कक्षा पूर्णतया भय व घबराहट से कांप रही थी। निस्संदेह कारण है आने वाली सभा, जिसमें अध्यापक यह निर्णय लेंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा तथा किसे पीछे ही रखा जाएगा। आधी कक्षा शर्त लगा रही है। जी एन तथा मैं अपने पीछे 2 लड़कों सी एन तथा जैक्स पर मूर्खता से हंसती हूँ, जिन्होंने छुट्टियों की पूरी बचत को दाव पर लगाने का जोखिम उठाया है। प्रातः से लेकर रात तक यही चलता है, तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं, हाँ तुम, नहीं मैं नहीं। यहाँ तक कि जी एन की नजरें तथा मेरा क्रोध से भड़कना उन्हें शांत नहीं कर सकता।
यदि तुम मुझसे पूछो, इतने अधिक विद्यार्थी मूर्ख है कि एक चौथाई कक्षा को पीछे रोक लेना चाहिए, परंतु अध्यापक पृथ्वी पर ऐसा प्राणी है जिनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मुझे स्वयं की तथा अपनी सहेलियों की इतनी चिंता नहीं है। हम सफल होंगे। केवल एक विषय गणित के बारे में निश्चित नहीं हूँ। फिर भी हम केवल प्रतीक्षा ही तो कर सकते हैं, तब तक एक दूसरे को साहस न छोड़ने कहते रहते हैं। मेरी अपने सभी अध्यापकों के साथ अच्छी बनती है। वे संख्या में 9 हैं, जिसमें 7 पुरुष व 2 महिलाएं। श्रीमान कीजिंग, पुराने विचारों वाला बुरा व्यक्ति जो गणित पढ़ाता है, मुझसे वर्षों से नाराज था क्योंकि मैं बहुत बोलती थी। कई चेतावनियों के पश्चात उसने मुझे घर पर करने के लिए फालतू कार्य दिया। बातूनी विषय पर निबंध। एक बातूनी पर आप क्या लिख सकते हैं? मैंने फैसला किया कि इसकी चिंता मैं बाद में करूंगी। मैंने इस विषय को अपनी कॉपी में लिख लिया, कॉपी को बस्ते में रखा तथा चुप रहने का प्रयत्न किया। उस सायं को घर का दूसरा कार्य समाप्त करने के पश्चात निबंध के बारे में लिखे शब्दों पर मेरी नजर पड़ी। अपने पेन की नोक को चबाते हुए मैंने इस विषय के बारे में सोचना आरंभ किया। कोई भी शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़कर लिख सकता था, परंतु चालाकी तो इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता को विश्वास दिलाने वाले तर्क से प्रमाणित किया जाए। मैं सोचती रही तथा अचानक मुझे एक विचार सूझा। मैंने श्रीमान कीजिंग द्वारा कहे गए 3 पृष्ठ लिख दिए तथा मैं संतुष्ट थी। मैंने तर्क दिया कि बोलना तो विद्यार्थी का एक विशेष गुण है तथा मैं इसे यथाशक्ति अपने नियंत्रण में रखूंगी, परंतु मैं अपनी इस आदत को पूर्णतया कभी छोड़ नहीं पाऊंगी। यदि अधिक नहीं तो मेरी माँ भी इतना ही बोलती थी तथा आप विरासत में मिले गुणों के बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते। श्रीमान कीजिंग मेरे तर्क पर बहुत हंसे, पर जब मैं अगले पाठ में फिर बोलने लगी तब उन्होंने मुझे एक और निबंध दे दिया। इस बार यह था एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा न जा सके। मैंने यह भी लिखकर दे दिया तथा श्रीमान कीजिंग ने अगले 2 पूरे पाठों तक शिकायत नहीं की, पर तीसरे पाठ के दौरान काफी हो चुका था। कक्षा में बोलने के लिए दंड के रूप में क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैट बॉक्स ने कहा, विषय पर निबंध लिखो। कक्षा में शोर हुआ। मुझे भी हंसना पड़ा, यद्यपि बातूनी जैसे विषयों पर लिखने का मेरा कौशल समाप्त हो चुका था। अब समय आ गया था किसी और विषय पर लिखने का, किसी मौलिक विषय पर। मेरी सहेली सेनी ने इस निबंध को आरंभ से अंत तक पद में लिखने में सहायता की पेशकश की और मैं खुशी से उछल पड़ी। श्रीमान कीजिंग हास्यास्पद विषय से मेरे साथ मजाक करने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु मैंने यह सुनिश्चित किया कि मजाक उनके साथ हो। मैंने अपनी कविता समाप्त की तथा यह सुंदर थी। यह एक माता बत्तख थी, वो पिता हंस तथा 3 छोटे बच्चों के बारे में थी, जिन्हें पिता ने काट कर इसलिए मार डाला था क्योंकि वे बहुत बोलते थे। सौभाग्य से श्रीमान कीजिंग ने मजाक तुरंत पकड़ लिया। उसने अपनी टिप्पणी को जोड़कर उस कविता को कक्षा में सुनाया तथा दूसरी कक्षाओं में भी सुनाया। तब से अब तक मुझे बोलने की अनुमति है तथा मुझे कोई फालतू घर का कार्य नहीं दिया गया। इसके विपरीत कीजिंग आजकल सदैव मजाक करते रहते हैं और कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलते एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।